Okay. Hi. Hello. Sound, please. Camera. Action. हाँ तो वेटिंग ही आएगा ना, अभी तो 5 ही सेकंड हुए। शाबाश, अच्छा अच्छा डायलॉग मारा तुमने। ओके, सो अगला जो सेशन है हम लोगों का आज का, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर, वैदिक एवं उत्तर वैदिक संस्कृतियों के ऊपर, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर। ये वो वाला नहीं है कि जिसमें सिर्फ हम नामकरण कर दें, नाम बता दें, जगह जगह बता दें। हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे आगे। हाँ, जल्दी आगे तुम लोगों के पास। सो इतिहास को देखने की ज़रूरत किसी को होती नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि उनको इतिहास पूरा आता है। और एग्ज़ाम में तो हम ही कान पकड़ के बोलते हैं, भैया हमारी तरफ से कोनो गारंटी ना है, जितना भी पढ़ा लो कम है, आया तो आया। और वो होता क्या है, कल ये लोग बैठे थे इतिहास का मेंस का पेपर देने, और मैं ख्याल 50-60% तुम लोगों से बन गया, 60-70% बना दिया। हाँ, ज़्यादा ही बना दिया होगा। 3 नंबर में तो यार पहली काम, अब तो 2 हो गए ना, क्या चिंता करो। अब तो अगली बार तुम्हारे लिए तो 2 हो गए ना, फिर क्या चिंता कर रहे हो यार। सोशियोलॉजी का हिस्ट्री में पूछा था। नहीं, वर्तमान में से आएगा, वो तो समाज है। वो भी मैरिज वाला पहला। अरे तो क्या हुआ यार। हाँ, मतलब समझ गई, इधर सोसाइटी हाँ, हिस्ट्री में से ऐसा थोड़ी है। इधर से पकड़ो, ये इधर से। आपको सिलेबस ये नहीं सोचना आउट ऑफ सिलेबस। तीन अक्षरों का एक शब्द ये लोग बड़े प्रेम से चिपकाते हैं हर जगह। जी, ETC। चलो, अब वैदिक और लेटर वैदिक वाला पीरियड है। बेसिकली महाजनपद लेटर वैदिक से मिलना चालू हो जाता है। इसको अलग से क्यों लेना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने AIKT पढ़ा, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। और जब हम AIKT की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने ऋग्वेद संहिता 4, ऋग्वेद उसका सोर्स मेन। उसके बाद बनने वाले समाज के अंदर ब्राह्मणास और आर्यनकास थोड़ा लेटर स्टेज में। स्टार्टिंग का जो अर्ली पार्ट है वो वैदिक है, उसमें कुछ ब्राह्मणास शामिल हो सकते हैं। बाद वाला पार्ट जो है वो आर्यनकास और उपनिषदिक पार्ट है, ब्राह्मण भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वेद नहीं है उसमें, संहिता। लेटर वैदिक में संहिता नहीं है। वैदिक के अंदर चारों संहिता है, और उसमें भी अगर हमने बोल दिया ऋग्वेदिक तो सिर्फ ऋग्वेद है, और अगर उसमें भी हमने बोल दिया अर्ली ऋग्वेदिक तो अंगिराज है। ठीक है, शाबाश, इतना तुम्हारे समझ गए। अब इस ऋग्वेद के अनुसार और बाकी जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार हमें सामाजिक स्थिति कैसी पता चलती है, उसका एक दर्शन करना है। ठीक है, सबसे पहले कि इस हिसाब में अगर हम इस पूरे पार्ट को देखते हैं तो ये महाजनपद का भी पीरियड आ जाता है। तो इसके अंदर प्राचीन ग्रीक ग्रंथों के बारे में भी हम बात करेंगे कि हमें किस किताब का कहाँ से दर्शन होता। तो एंशिएंट का जनरल किताब लिखा हूँ, हिस्टोरिका, हेरोडोटस की लिखी हुई है 5वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर ओनेसिकिटस की लिखी हुई है 3rd सेंचुरी BC। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है 3rd सेंचुरी BC रफली। हिस्ट्री ऑफ वॉर एरिस्टोबुलस की है 1st सेंचुरी BC। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी सीनियर की लिखी हुई है 1st सेंचुरी AD। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये ज्योग्राफी की किताब है एक्चुअली, बाय अननोन सेलर, नाम नहीं मालूम है। हम जैसे हमारे बारे में लोग, सर आपका नाम क्या है, तो हम क्या नाम दे बोलते, गुड टू बी, गुड टू बी गुड, डू गुड, नहीं बी गुड नहीं, बी गुड तो गुड पे गुड हो जाएगा, गुड भी हो जाएगा। हम तो गुड डू है ना, अम्मा अब्बा को मालूम है ना बचपन से, डू गुड, बचपन सिखा रहा है अंग्रेजी में, डू गुड, उसको बार बार बोलो। इसका एक वो बना देता हूँ, भैया कर्म से पहचाने जाए वो अच्छा है ना।
नाम का क्या है, नाम तो हमें हमारे नहीं, मुझे तो कुछ पीढ़ियों के मालूम है, लेकिन उस पीढ़ियों के बाद थोड़ी मालूम है। ओके, नाम तो खानदान वाले ही भूल जाते हैं, घर वाले ही भूल जाते हैं, कर्म याद रह जाते हैं। द ट्रैवल्स ऑफ फाहियन, ये फाहियन भैया थे, लेकिन ये 5th सेंचुरी एडी में आए थे। टॉलेमी ने जो लिखी है वो 2nd सेंचुरी की ज्योग्राफी का है। रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड CU की हुएनसांग की है, 7th सेंचुरी एडी की है। बायोग्राफी ऑफ हुएनसांग ये ह्यूली ने लिखी थी 7th सेंचुरी एडी में। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म लामा तारानाथ 1575-1634 एडी की किताब है। इसमें प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण या प्राचीन चीजों के बारे में हमें पता चलता है। अब फर्स्ट सोर्स एक होता है, सेकेंडरी सोर्स एक होता है। मेगास्थनीज की इंडिका सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि ओरिजिनल किताब उपलब्ध नहीं है। उस किताब के अवशेष दूसरी जगहों पर मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा था। महाजनपद पीरियड के बारे में खास तौर पे जो हमें पता चलता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है शतपथ ब्राह्मण। ये बेसिकली माइग्रेशन के बारे में बता रहे हैं, सरस्वती से सादानीरा तक, गंडक नदी तक। अगला है अंगुत्तर निकाय, जिसमें सुत्त पिटक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के जातक। फिर महावत्सु, भागवती सूत्र, महाजनपदास जो 16 महाजनपद की लिस्ट है, जैसे अंगुत्तर निकाय में है। फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी, गण, संघ और चीफशिप, इसके बारे में बात करती है। साथ ही साथ में हमने खोदा पहाड़, बहुत कुछ निकला। अहित छात्रा एक खोदने पर हमको पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौसाम्बी, हस्तिनापुर, उज्जैनी, श्रावस्ती, इन सारे स्थानों पे जो खुदाई करी है वहां पे कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी कुछ कटाक्ष करने की इच्छा नहीं है, समय लाइफ है ना, बाद में बोलना सर वो वाला क्या कटाक्ष करना, बाद में करेंगे। अब शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये समय है आर्यन माइग्रेशन से जुड़ा हुआ। आर्यन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ? प्रवास। अ सीरीज ऑफ माइग्रेशन बाय सेमी नोमाड्स यानी पूर्णतः घुमंतु नहीं है। इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वाले लोग हैं, जो 2nd मिलेनियम BC में हुआ है। 1000 साल मिलेनियम है, तो 2nd मिलेनियम यानी 1000 BC से पहले का ही है माइग्रेशन, और पूरे 1000 साल में हो सकता है, यानी 2000 BC के पुराना और 2000 BC के आसपास का काम है ये। These people were known as Aryans, आर्यन कहलाए जाते थे। ये अर्ली संस्कृत को बोलते थे, जो वर्तमान में संस्कृत है उसको नहीं, प्राचीनतम संस्कृत को बोलते थे, जिनकी समानताएं हमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में मिलती हैं, जैसे अवेस्तन, एंशियंट ग्रीक और लैटिन। एंशियंट ग्रीक, लैटिन। अब एक चीज याद रखना, बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से ध्यान में रखना। जब ग्रीक हमारे यहाँ आए थे तो ग्रीक कल्चर और इंडियन कल्चर में कई चीज़ें समान हुआ करती थी, इसलिए ज़्यादा भेद नहीं था, कारण रूट्स सेम थे और ज़्यादा अंतर हुआ नहीं था। हम ग्रीक आए, वो भी BC की बात है। अब जो आर्यन का शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जिसे कहते हैं, उसमें एक शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है जिसे कहते हैं प्योर, इंदौरी में बोलेंगे पीवर। अब मेरे ये समझ में नहीं आया प्योर पीवर कैसे बन गया, रूट है ना शब्द का, वो कभी बाद में चर्चा कर ली जाएगी। और ये लोग ये कहना चाह रहे थे कि इनका एक कॉन्शियस अटेम्प्ट था प्योरिटी को सिग्निफाई करने से, अपने आप की आइडेंटिटी को बचा के रखना।
और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने शासन करना है, जिन लोगों के ऊपर वो हावी हो चुके हैं, उनसे अलग दिखना, ये आर्यन थ्योरी ऑफ सुप्रीमेसी आ गई। यहीं से निकलती है द सुप्रीमेसी थ्योरी ऑफ आर्यंस, जिसका इस्तेमाल हिटलर ने किया था। अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। आर्यन जो रूट है हमारा वो आर से आता है, जो वैदिक के अंदर फॉरेनर्स कहलाते हैं। तो ये लोग प्रोबेबली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ईरान उसमें नहीं आता, इसमें ये खैबर पास से एंटर करे थे प्रोबेबली। एक जत्थे में, 2 जत्थे में, या 100 जत्थे में, या उससे अधिक जत्थों में। जत्थों का मतलब क्या हुआ? ग्रुप्स में, एक साथ नहीं आए। सो माइग्रेशन ऐसा भी नहीं हुआ कि एक दिन होना है, ये तो सदियों तक चलता रहा। कोई सबसे पहले आ गया, वो इंटरमिंगल हो गया, फिर इंटरमिंगलिंग होती रही, तो एक स्प्रेड बढ़ता चला गया, एक सालों तक चला गया, कह सकते हो आप सैकड़ों सालों तक। अब इसके अंदर मैंने अभी आपसे एक दिन जब मैं बातचीत कर रहा था आप लोगों से क्लास के अंदर, तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि अभी इराक में जो 2 नदियां बह रही हैं, दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, इनका पानी सूख रहा है। अब इनके पानी के सूखने की वजह से आसपास का इलाका सूख रहा है, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मिट्टानी राज का एक किला था। तो पहले आर्कियोलॉजी नहीं हुआ करती थी, अब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पहुँचे जब पानी वहाँ से निकल गया, और इसके पहले कि फिर अगली बाढ़ आए तो उन्होंने वहाँ डिस्कवरीज करी। तो मिट्टानी हुए, हिट्टाइट्स हुए, इन लोगों, ये ट्राइब्स हुआ करते थे, ये अपना नाम आर्यन नहीं रखते थे। आर्यन ग्रुप है, ट्राइब आर्यन स्पीकिंग है, लेकिन अलग अलग हो गए और आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। अब किला बना रहे हो तो मतलब आप सोच रहे हो यहाँ आके किला नहीं बनाया। लेकिन सवाल यही है कि अगर मिट्टानी वहाँ पर, जो मैं अभी आपको ट्रीटीज वगैरह के बारे में बताऊंगा, समय काल के बारे में बताऊंगा, तो वैसा फोर्टिफिकेशन यहाँ क्यों नहीं किया? सो या तो वो ब्रांचेस अलग अलग थी, उनके ग्रुप्स अलग अलग थे, पावरफुल ग्रुप, लेस पावरफुल ग्रुप्स, या डिप्राइव्ड ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। सो पहले जो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आता है, जो विदेशी इंस्क्रिप्शन है, इसे बोलते हैं कसाइट इंस्क्रिप्शन, 1600 BC का है, इराक में है। इराक 1600 BC कसाइट इंस्क्रिप्शन। अगला है मित्तानी इंस्क्रिप्शन, मित्तानी वही वाली ट्राइब है, ये सीरिया का है, और मैं जिस जगह का बात कर रहा हूं वो इराक की है। इराक के साउथ में सीरिया है, और इराक के नॉर्थ और ईस्ट में ईरान है। ईरान के नॉर्थ में चले जाएंगे तो कैस्पियन सी लगता है, और कैस्पियन सी के बॉर्डर पे पहाड़ों की लाइन शुरू हो जाती है, और उसके ऊपर स्टेपीज लगते हैं। तो कहा यह जाता है कि ये स्टेपीज में इवॉल्व हुए, पहाड़ों से कैस्पियन तक गए। एक ब्रांच उधर कैस्पियन के नॉर्थ से क्रॉस करके यूरोप पहुंची, एक ब्रांच साउथ में आई तो इराक, सीरिया, टर्की, माइनर, ये वाले बेल्ट के अंदर फैली, फिर ईरान आए। ईरान शब्द की आज रूट देख लो, पहले उसे पर्शिया बुलाया जाता, जब उसका रिवॉल्यूशन हो गया, द पीपल्स रिवॉल्यूशन, जनता ने रिवॉल्यूशन करा तो उसका नाम ईरान रखा। ईरान का शाब्दिक अर्थ देखिए आज क्या है आप लोगों के लिए, लैंड ऑफ आर्यंस। तो वैदिक के अंदर, वैदिक पीरियड के अंदर कसाइट इंस्क्रिप्शन 1600 BC इराक, मित्तानी इंस्क्रिप्शन 1600 BC सीरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी है जिसे बोलते हैं बोगस कॉय इंस्क्रिप्शन। बोगस कॉय, बोगस काई भी लिख देते हैं कुछ लोग उसको। ये टर्की का है, एशिया माइनर, टर्की कहाँ? यूरोप बॉर्डर पहुंच गया, तुर्की हो गया, हाँ ठीक है साहब। 1350 BC का है, जिसमें हिट्टाइट और मित्तानी पीस ट्रीटी है। और उस पीस ट्रीटी के अंदर अब हम कैसे बोल सकते हैं भैया पीस ट्रीटी है, ये आर्यन से किस तरह से समझौता करे हुए, इसके अंदर अलग अलग गॉड्स को विटनेस बताया गया है उस संधि के अंदर। अब हिट्टाइट और मिट्टानी आपस में झगड़ रहे होंगे, तो उन्होंने आपस को कोई सुलझा नहीं सकता, बड़े वाले को लेकर आना पड़ेगा,
तो बड़े वाले यानी वो लोग हमारे साक्षी हैं कि हम एक दूसरे से पंगा नहीं करेंगे। सो कौन कौन से सवाल आपसे पूछा जाता है और आया हुआ है कि इसमें कौन से गॉड्स का नाम है, कौन से गॉड्स का नाम नहीं है। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यास, ये 4 नाम वहां दिए गए हैं और आर्यंस का रेफरेंस यहां से पता चलता है। ये आर्यन थे, यानी ये उस सम्मान को रख रहे हैं, उन गॉड्स की रेफरेंस को ले रहे हैं, तो ये आर्यन लोग थे। तो मिट्टानी हिटाइट्स, ये कंफर्मेशन है हमारे पास कि ये प्रूफ है आर्कियोलॉजिकल। अब जो सबसे पहला यूरोपियन था जिसने ये कहा संस्कृत की स्टडी करके, यार ये संस्कृत जो है ये भारतीय भाषा है, उसका नाम था फिलिपियो सासेट्टी। फिलिप्पी या फिलिप्पो सासेट्टी ये गोवा में रहा करता था भारत के अंदर, और उन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और संस्कृत के बीच में एक संबंध ढूंढने की कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक काम जो करा है वो है सर विलियम जोन्स का, 1786 में मेन काम है इनका। इन्होंने ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, सेल्टिक, पर्शियन और संस्कृत इन चारों की स्टडी करके बोला है कि इनकी रूट्स सेम हैं, यानी चारों किसी एक ही मम्मी लैंग्वेज की बच्चियां हैं। सो दैट इज द लिंग्विस्टिक ऑर्डर जो स्टडीज हुई हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हाँ एक बड़ा ग्रुप था ये वंस अपॉन अ टाइम। फिर इस आर्ग्यूमेंट के बाद में ये तो आपने बोल दिया कि ठीक है भैया ये टर्की का नाम आपने लिया, बोले एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, बोले हमारा राज वहां तक था, मतलब वहां राज नहीं था, हमारा राज वहां तक था, इसलिए उन्होंने लिख लिया। जो फ्लोरा एंड फौना यानी जो जीव जंतु पेड़ पौधे प्राचीन इतिहास के अंदर लिए गए नाम हैं वो उन इलाकों में मिलते हैं, तो ये भी एक प्रूफ होता है। तो एक है टेक्स्ट का प्रूफ, क्योंकि उस समय आपके पास स्क्रिप्ट नहीं थी। स्क्रिप्ट अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है। जिस भाषा में हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप में हम जब लिखते हैं तो क्या आप हिंदी में लिखती हैं? कभी कभी हिंदी भाषा तो आपकी मेन है, हिंदी मीडियम आपको अभी बुक की परीक्षा में लिखना पड़ेगा, लेकिन व्हाट्सएप जब लिखते हैं तो इंग्लिश का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा लिख रहे हैं रोमन में, वो कई बार कुछ का कुछ भी हो जाता है, वो बात अलग है। सो ये क्या है, लिखने के लिए लिपि चाहिए, उसका नाम अलग होगा। भाषा जिसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो अलग होगी। सो भाषा इस समय हमारी थी, लेकिन लिपि नहीं थी, और वो मौखिक रूप से ट्रांसफॉर्म किया जाता था एक दूसरे को। ये हमने कहाँ पढ़ा था? अभी पढ़ा था संहिता में, संहिता के अंदर मेन है ना, ठीक है। अब कुछ नाम दे रहा हूं, और इन सब नामों ने आर्यंस की हिस्ट्री के बारे में, उनकी ओरिजिन के बारे में अपने अपने कथन दिए हैं। ये हिस्ट्री के अंदर 2 मार्कर में भी आ सकता है, हालांकि वो तो ऐसा 2 मार्कर पूछेंगे कि वो मार के ही जाएगा। एक है गाइल्स, पी गाइल्स, इन्होंने बोला हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया या द वैल्यू, या वैल्यू नहीं वैली, वैल्यू ऑफ डेन्यूब, तो वैल्यू ऑफ डेनी वैली ऑफ डेन्यूब, डेन्यूब रिवर है। कारण ये बोला कि जो चिड़ियाएं, पक्षी और जो पौधे इसमें वर्णित किए गए हैं वैदिक टेक्स्ट में, वो इस वैली में मिलते हैं। ये इन्होंने बेस बनाया अपना, इस बेस के ऊपर उन्होंने वो बताया। फिर एक और नाम है पेनका, इन्होंने बोला जर्मनी या स्कैंडिनेविया में ये लोग जन्मे थे, और उन्होंने कैसे बोला, बाय कंपैरिजन ऑफ बॉडीज या जेनेटिक्स या रेशियल फीचर्स ऑफ डिफरेंट पीपल, उन्होंने ये आधार बना के करा। एक और नाम है नेहरिंग, इन्होंने बोला साउथ रशिया, साउथ रशिया इज स्टेपीज, सदर्न रशिया इज पार्ट ऑफ स्टेपीज। अगला उन्होंने बोला कि भैया ये जो वेजिटेशन है ये स्टेपीज में मिलती है, जिन वेजिटेशन की चर्चा वैदिक टेक्स्ट में की गई है वो वहाँ प्राप्त होती है। फिर अगला बोलते हैं ब्रांडस्टेन नाम है बंदे का। अब इसको है ना स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, मैंने जिस किताब से लिखा, क्योंकि जनरली जब ये स्टेन लिखते हैं ना तो स्टीन आता है, वो ई आता है,
बट ठीक है। स्टेपीज साउथ ऑफ यूरल माउंटेन्स, ये भी स्टेपीज पे गए। इन्होंने कुछ इनका तथ्य नहीं मिला किस बेस के ऊपर, इसलिए यहाँ नहीं डाला मैंने। जिन किताबों से लिखा है, मैंने कलेक्ट किया है, वो वहाँ से नहीं था। अगला है गॉर्डन चाइल्ड, साउथ रशिया या स्कैंडिनेविया। अब एक बात बताइए, स्कैंडिनेविया कहाँ है? ठीक है, और साउथ रशिया कहाँ है? एक ईस्ट में एक वेस्ट में, और पूरा यूरोप घुमा दिया इसने तो। और उसमें भी यूरोप कौन सा? सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप हो गया, साउथ रशिया, साउथ यूरोप हो गया एक तरह से, साउथ ईस्ट यूरोप। और उधर का पहुंच गए नॉर्थ वेस्ट में स्कैंडिनेविया। तो ये भैया पूरा घुमा रहे हैं, क्यों? उनको सिमिलैरिटीज मिली है कुछ। सो गॉर्डन चाइल्ड ने ये कहा है, इन्होंने बात करी है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की। अब इसका दो स्वरूप बोले, ये भी तो हो सकता है किसी दूसरी स्थान से ये उद्गम होके वहां तक पहुंचे। हम ये क्यों सोचे वो सोर्स एज ए ओरिजिन सोर्स है। इस चीज को इन्होंने उल्टा कान पकड़ा, बोले जब ये यहाँ आ सकते तो यहाँ से वो ओरिजिन होके जा भी तो सकते हैं। तो दोनों जगह पर हमारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल, स्कैंडिनेविया तक, जर्मनी के नॉर्थ तक, आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यन कल्चर का हिस्सा, नॉट सिविलाइजेशन। अगला जो पार्ट हमारे पास आता है उसमें है एक नाम मैक्स म्यूलर का। ये बहुत बड़े भारत संबंधी ज्ञानी हुआ करते थे। इन्होंने बोला सेंट्रल एशिया। नाउ सेंट्रल एशिया वाला पार्ट कौन सा हो गया? अफगानिस्तान के नॉर्थ वाला पार्ट इज नोन एज सेंट्रल एशिया। ठीक है, हाँ, मंगोलिया भी पहुंच जाओगे आप, वो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट होता है। इन्होंने बोला सेंट्रल एशिया, बोले इसमें से एक ग्रुप ईरान में रुका और दूसरे ग्रुप आगे बढ़ गए। इसके पहले वाले ग्रुप्स कहाँ थे उसके ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो वो भी चर्चा है। वो चर्चा कहाँ से हो रही? जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स अभी हो रही है हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपसे बात करी पिट्टानीज की, वो वाली बात है। अगला हमारे पास नाम आता है के.एम. पनिकर का। के.एम. पनिकर साहब मैक्स म्यूलर के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास नाम है एडवर्ड मायर का। इन्होंने बोला प्लेटू ऑफ पामीर। अब प्लेटू ऑफ पामीर कहाँ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पामीर नॉट, वो प्लेटो है। कितनी पहाड़ियां निकलती हैं? जो बता देगा मैं उसको नाम बता दो। अगर नाम मैं एक बता देता हूँ, हिमालयास। ये तो हमें भी आता था, मुझे मालूम है तुम्हें भी आता था। टिएन शान, हिंदू कुश, काराकोरम तो इसी में आ गई। सुलेमान रेंज, सुलेमान सॉल्ट रेंज, तो ये नॉट है। ऐसी मैंने उस टाइम जो पढ़ाया था, तुमको पढ़ाया था कि साउथ के अंदर नीलगिरी नॉट है। तो इनका कथन है कि इस इलाके से आया था। अब पामीर की अगर तुम डॉक्यूमेंट, अभी मत देखना, समय नहीं है, लिख लेना, डॉक्यूमेंट्री देख। वहाँ के लोगों का जो रेशियल या जो कल्चरल ओरिएंटेशन है वो अलग है। कुछ इलाके हैं ख़ास तौर पे, जैसे लद्दाख, नेपाल के कुछ वैलीज होंगे, उत्तराखंड के कुछ गांव हो गए, या हमारे पाकिस्तान के कुछ गांव हो गए, और ख़ास तौर पे ये पामीर वाला इलाका हो गया। यहाँ की जो ट्राइब्स रह रही हैं, इनके अंदर आसपास के इलाकों से गुण मेल नहीं करते। तो ये पुराने माइग्रेशन के वो आइसोलेटेड एरियाज बचे हुए रह गए हैं, जिससे आप कयास लगा सकते हो कि ऐसा हुआ हो सकता है। अगला पार्ट, ठीक है, अगला नाम स्वामी दयानंद, सॉरी हम बात कर रहे थे एडवर्ड मेयर के ऊपर, प्लेटू ऑफ पामीर। इसमें दो नाम और हैं, ओल्डनबर्ग और कीथ। ओल्डनबर्ग और कीथ, इन्होंने भी पामीर की थ्योरी बोली है। अगला नाम आता है प्रोफेसर श्रेडर। ये लेटेस्ट हैं, वर्तमान के अंदर ही आए हुए माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये साउथ रशिया से आए थे। अब साउथ रशिया एक ने तो कहा नहीं है। बी के घोष साहब इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। फिर कई सारी थ्योरीज ऐसी हैं जिनके अंदर हमें सपोर्टिव एविडेंस नहीं मिलता।
तो उसके अंदर नाम आ जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा तिब्बत से आए हैं। बीजी तिलक, तिलक साहब का कहना था कि ये भारतीय मूल के हैं, यहाँ से गए। ये मान लो, गलत नहीं है थ्योरी में गलत नहीं है, लेकिन हमें उसे आर्कियोलॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा। अगला पार्ट हमारे पास ये आ जाता है गंगानाथ झा, ये बोलते हैं ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। अब इट इज वेरी हार्ड टू डिफाइन ब्रह्म ऋषि देश। देन DS त्रिवेदी का कहना है कि एरिया नियर मुल्तान एंड देविका रिवर, मुल्तान और देविका नदी के पास से इनका ओरिजिन हुआ। DS काला, ये कश्मीर और हिमालयाज की बात करते हैं। अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश की बात करते हैं। अब अगेन ये 7 नदियां कौन सी, तो भारत के अंदर अगर हम सोचेंगे तो 7 नदी कौन सी, गंगा यमुना और 5 नदी इसकी, वो तो 6 वैसी हो जाती हैं अगर गिनेंगे तो। अगर हम इसके पहले चलेंगे तो पंजाब की 5 नदी और दजला फरात वो हो सकती हैं। अब ये 2 नदियों और ऊपर की 3 नदियां जो कैस्पियन में आ रही है उसको भी तो हम जोड़ सकते हैं। तो कौन से सप्त सैंधव है, कौन सी 7 नदियां हैं, तो ये एक बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। राजबली पांडे कहते हैं मॉडर्न यूपी, दैट इज मध्य देश से निकले हैं और मध्य देश से फैले हैं। सो बहरहाल किसने क्या कहा है उसके कई कारण हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, वो सिंपल अगर सवाल पूछेगा कि माइग्रेशन ऑफ आर्यन थ्योरी है, आर्यन कहाँ से आए हैं, तो किसने क्या कहा है उसके ऊपर सवाल बनता है। ये कहानी उसकी थी। असल चीज पे आते हैं कि जेनरेशंस के ऊपर किस समय काल में ये काम हुआ है। तो हम जब, मेरी जो हिस्ट्री पढ़ने के तरीका है या जो मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ उसमें कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि अब हिस्ट्री हम पढ़ना शुरू करें। हड़प्पा तक तो वो प्रोटो में था, अब इतिहास लिखित में आ गया। तो देखिए सबसे पहले होता है एक स्थान। आज हम उसको वर्तमान में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से नाम रख सकते हैं। पुराने समय में वो किसी एक फीचर के नाम से जाना जाता था, उसके प्राचीन नाम अलग हो सकते थे, भाषाओं के हिसाब से भी नाम अलग हो जाते हैं। स्थान तो वही रहता है ना, नाम बदल देने से स्थान नहीं बदलता। तो पहली चीज होती है लोकेशन। दूसरा होता है सामयिक काल, टेम्पोरल डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के ऊपर मैं खेल करता हूँ, एक होता है स्पेशियल डायमेंशन, एक होता है टेम्पोरल डायमेंशन। इतिहास को जानने के लिए अगर समय वही है तो किस काल में, जैसे 2013 से इसी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में 19 वाले में यहाँ और वहाँ 2 जगह जाना पड़ता था, क्लास बहुत बड़ी थी, वो वाली थी मेन क्लास। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती। कौन बदली है? 13 वाले अफसर, 14 वाले, 15 वाले, 16, कुछ हाँ सब ने कुछ यहीं से बैठ के गए, इन्हीं वेंचर डेवलपर से बैठ के गए। स्थान वही है, समय के हिसाब से लोग बदल गए। तो टेम्पोरल ऑक्यूपेशन इज क्लोजली रिलेटेड कि वहां कौन रहता था, कौन था। 13 के पहले यहाँ कहीं और रहता था, जिनसे हमने ये परचेज किया था 2013 की बात है। 11 साल तो यहाँ हो गए, बताइए ये खेल है। तो 2 डायमेंशन आ गए। अब इसमें मैंने बोला जिस समय काल में उस स्थान पे जो रह रहा है उसे हम कहेंगे ऑक्यूपेंट। किस जगह का? उस स्थान का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो ऑक्यूपेशन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहली, अब मेरे 2 कॉलम चलेंगे, मेरा ये कंपैरिजन है। कारण ये है कि यहाँ पर अर्ली वैदिक हिस्ट्री के टाइम पर लिखा नहीं गया है। ऋग्वेद जब अपनी प्रोपोगेशन पे था तब स्क्रिप्ट नहीं, तो वो मौखिक तौर के ऊपर ट्रांसफॉर्म किया जाता था, तभी सामवेद है। ये हमने इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने आज खास तौर पे कंबाइन करके लिया। तो लिखा कब गया? तो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर ये इकट्ठे लिखे गए जब आपके पास स्क्रिप्ट आ गई थी। तो सबसे पहले जो लिखे गए वो प्राचीनतम तरीके की स्क्रिप्ट हुआ करती थी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ।
तो सबसे पहले 2 हिस्से करके बात करूंगा मैं और एक साथ एक टॉपिक पे बात करूंगा। क्यों? लिखा एक समय पर गया है, वो हुआ अलग अलग है। जैसे मैं बात करता हूँ ऋग्वेद की, मैंने बात करी थी अंगिराज की, तो मैंने क्या कहा था, यह 7 फैमिली हैं, या तो वो पैरेलल थी, बट पैरेलल तो थी नहीं, तो एक फैमिली उसके बाद दूसरी फैमिली, उसके बाद फैमिली के अंदर दद्दा भी है, बापू भी है, बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी, ऐसी अंगिराज है, वो फैमिलीज हैं। अब उनकी जेनरेशन कितने साल की है भाई? एक जेनरेशन को 10-20 साल भी पकड़ोगे तो कितने 100 साल के हो जाएंगे। अगर ऐसे ही अगर हम पकड़ लें कि एक फैमिली को आपने 4 जेनरेशन 100 साल दिए तो 700 साल की हिस्ट्री हो जाती है वो अंगिराज में। तो 700 साल तक वर्बली ट्रांसफर करना, उसके बाद फिर दूसरे ग्रंथों को वर्बली कराना, उसके बाद में फिर उसकी स्क्रिप्ट जब आ जाए तब उसे लिखना। इट्स अ टिपिकल सिनारियो। तो ये मेरा जो मानना है, जो हम बोलते हैं कि लगभग 2500 BC में ऋग्वेद, उसके पहले से मेरा ये मानना है। लेकिन कहाँ पर माइग्रेशन चल रहा है, नोमैडिक लाइफ स्टाइल है, वो वाला काम। ये पर्सनल मेरा विचार है, जो यहाँ पे लिखा जाता है हम उसी के ऊपर हैं। तो अर्ली वैदिक सभ्यता का जो काल ये लोग लिखते हैं वो है 1500 से 600 BC। अर्ली वैदिक 1500 से, अब ये क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं कि इसके पहले तो प्रोटो हिस्ट्री है, तो ऋग्वेद का काल अलग है। अर्ली वैदिक सोसाइटी जो भारत में आके बसी उसका काल ये है। अंतर आया समझ में कि 2500 BC कब होगा, जो ऋग्वेद का काल है। लेकिन उस ऋग्वेद को पढ़ने वाले लोग जब भारत देश में आके बसे, वो 1500 से 600 BC के आसपास का काल कहा जाता है, जिसे अर्ली वैदिक कहा। लेटर वैदिक 600 से 200 BC तक है, और यही काल महाजनपद का भी है, यही काल मौर्यन का भी है, इसी काल में ग्रीक इन्वेजन भी होता है। अब यहां थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये तो वो किताबें हैं जो बड़े बड़े महान लोगों ने लिखी है, जिनके आगे DR लगा होता है, जिनसे डर, वो शब्दों के वो पढ़ो, उच्चारण अगर देखो, डर, उनसे डरना पड़ता है ना। अब आ गया तुम्हारे सवाल का जवाब, कल वाला मिल गया। ऑसिलेशन के ऊपर क्लास के बाद बात हुई थी, तीसरे तरह का ऑसिलेशन जो तुमने पूछा था, उधर डर लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों से डरना चाहिए। तो जो वो लिख देते हैं हम वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर 600 से 200 BCE का समयकाल देते हैं लेटर वैदिक, लेकिन यही समयकाल महाजनपद का भी है। महाजनपद इससे पहले शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो ये लिपि के हिसाब से लिखे गए चीज़ों के हिसाब से काम है। तो एक हमने धर्म के हिसाब से पढ़ी थी चीज़, अब हम पढ़ रहे हैं उसको इतिहास के हिसाब से, इसीलिए दोनों को साथ लेने की कोशिश करी मैंने। अगला है मेरे पास, ये क्या करते थे। तो सबसे पहले ये लोग थे हर्डर्स, एनिमल हस्बेंड्री इनका मुख्य कार्य था। तो चरागाह इन्हें चाहिए होती थी, और चरागाहों के हिसाब से ये मूव करते रहते थे, किसी एक स्थान पे ये नहीं बसे थे। लेकिन 600 से 200 BCE के दरमियान ये बसना चालू कर चुके थे, और अच्छा बस गए थे। बसना तो ये पहले भी चालू कर दिए थे, हमें एविडेंस है हमारे पास। तो मुझे ना कई बार ये बड़ा अजीब लगता है कि आप ही की किताब ये बोल रही है कि इस स्थान के ऊपर खुदाई में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, चाहे वो NBPW का हो या PGW का हो, लेकिन आप शुरुआत में उसको और पीछे लेके चल रहे हो। तो इन्हें किताब लिख रहे हो आप इतना बड़ा नाम हो तो कम से कम उसके अंदर तारतम्य तो होना चाहिए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कोई भी किताब कभी भी कंप्लीट नहीं होती, हम हमारी सोच के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करते रहते हैं। तो यहाँ ये समयकाल हुआ, और क्या थे अर्ली वैदिक वाले, चरवाहे चरागाहों में घूमने वाले थे, सेमी नोमैडिक लाइफ स्टाइल थी। बाद वाले लोग परमानेंट सेटल होने लग गए थे। सेटल कब हो, जब एग्रीकल्चर प्राइमरी हो जाएगा। भाषा क्या थी, अगला है किस भाषा में बातचीत करते। तो अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत, जिसे वैदिक संस्कृत बोलते हैं,
और इस टाइम पर कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी। कहा जाता है कि लिखे बाद में गए हैं, इस समय वो मौखिक रूप से चारों वेद का ट्रांसमिशन होता था। लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर वैदिक संस्कृत इवॉल्व हो चुकी है, मॉडर्न संस्कृत का मतलब एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत आ चुका है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट लगभग 500 BCE में लिखी जाने लगी। ब्राह्मणास लिखे गए, आर्यनकास लिखे गए, उपनिषद, ये काम चालू हो गया। वेदों को लिख लिया कौन सी स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है। अब यहाँ तक तो संस्कृत की बात है, क्योंकि जिन धार्मिक ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, सोर्स बना रहे हैं, वो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, उसी के अंदर थोड़ा सा डिवीजन है, बंटवारा है। शब्द आर्य ही वहीं से बंटवारा कर देता है। अब इसमें आगे और देखेंगे तो बाद में हमें ये पता नहीं चलता इस समय कि रीजनल लैंग्वेजेस कौन सी थी, लेकिन 600 BC के अंदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हमें पता चलने लगता है कि प्राकृत नाम की कुछ भाषाएं थी, है ना। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, वो महाजनपद में लिखा है। अब प्राकृत को अगर आप समझेंगे तो प्राकृत एक भाषा का नाम नहीं है, प्राकृत भाषाओं के वेरिएशंस का नाम है। प्राकृत भाषा के अंदर पाली है, प्राकृत भाषा के अंदर मगधी है। पाली प्राकृत भाषा का रूप है, मगधी प्राकृत भाषा का रूप है उस समय की। तो गौतम बुद्धा जिसके अंदर अपना उपदेश देते थे वो मगधी थी। लिखा किस में गया है? वो पाली टेक्स्ट है। तो पाली क्या है? भाषा है, भाषा है, लैंग्वेज है। मगधी क्या है? लैंग्वेज है। प्राकृत इज अ ग्रुप। इस कैसे प्रूव होता है? प्राकृत भाषा जो गुजरात में लिखी गई वो अलग है वो प्राकृत, उसका बोलचाल अलग है, यानी रीजनल वेरिएशंस है लैंग्वेज के अंदर। कंसेप्ट आ गया। पहली लैंग्वेज जो लिखी गई, पहली स्क्रिप्ट जो लिखी गई वो है ब्राह्मी। इसी तरह की एक लिपि है शंख लिपि। तो प्राचीन लिपियां अलग है। जैसे अभी जिस लिपि में हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं देवनागरी। हिंदी भाषा है, लिखी जाती है देवनागरी में। अब कंपोजिशन के ऊपर बात करें। ये जो समाज था, इस समाज के अंदर कौन कौन लोग थे, कहाँ से पता चले? रिटन रिकॉर्ड है तो सोर्सेस रिटन है, तो वेदों से पता चलता है। यहाँ पर आर्यन एक ग्रुप है, दास एक ग्रुप है, अनार्य एक ग्रुप है, दस्यु एक ग्रुप है। तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, आर्य, अनार्य, दास, दस्यु। दासा पुराना आर्य है जो इंटरमिंगल दूसरों के साथ हो गया, दस्यु ऑल टुगेदर अलग है। ये खेल था। 3 क्लासेस कही जाती थी, सिर्फ 3 क्लासेस, वॉरियर्स, प्रीस्ट्स और कॉमनर्स। नॉन हेरिडिटरी होता था। वॉरियर, प्रीस्ट और कॉमनर 2 डिवीजन हुआ करते थे। द्विज यानी टॉप क्लास, और यानी टॉप 3 क्लासेस जो 3 क्लास हुए हैं, वॉरियर, ब्राह्मण, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कॉमनर्स। कॉमनर्स मीन्स जो कॉमन काम कर रहे हैं, जो लड़ने मरने नहीं जा रहे या जो प्रीस्टली एक्टिविटी पे नहीं जा रहे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, नो शूद्र। स्टार्टिंग वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ 3 क्लास हैं और इन्हीं को द्विज कहा जाता है। और ये द्विज का अर्थ कब होता है? जो अभी हमने संस्कार मैंने पढ़ाए थे, तो उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करना, वो वाला काम जब होता था, महिलाओं का भी मैंने सिखाया था, समझाया था उस टाइम पर। और अद्विज बाद में, बाकी सब जो भी होगा वो अद्विज था। तो आर्यों ने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया था आर्य अनार्यों से, डिस्टिंक्शन है वो। तो इससे पता चलता है कि समाज के अंदर आर्य भी थे, अनार्य भी थे, द्विज भी थे, अद्विज भी थे, दास भी थे, दस्यु भी थे। ये नाम मिलते हैं हमको। मैंने हड़प्पा के अंदर जब ये बात करी थी तब मैंने आपको उनकी रेशियल क्लासिफिकेशन दी थी, क्योंकि बस रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो वो रिकॉर्ड कहाँ से मिला? उनके एनालिसिस करा कि कौन सी रेस को इनका जीन बिलोंग करता है,
फीचर्स कौन से बिलोंग करते हैं, उससे जो साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो दिया है कि ये हड्डी का ढांचा इसका है, उससे हमने ये बताया था कि यहाँ पे कौन सी रेसेस रहा करती थी। अब इन्हीं के टेक्स्ट से हम बता रहे हैं कि उस सोसाइटी के अंदर कौन कौन लोगों के नाम मिलते हैं। देन अब जब हम लेटर वैदिक में आ जाते हैं तो मेरे पास 10वां मंडल आ गया, तब मेरे पास पुरुष सुक्ता आ गया। अब इस पुरुष सुक्ता से मुझे चतुर्वर्ण सिस्टम पता चल जाता है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये उस श्लोक से है कि हाँ ब्राह्मण के किस पार्ट से ये निकले हैं, उससे ये वाला पार्ट आता है जो हमने बात कर ली थी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अब सवाल ये उठता है कि इसको कहा गया है वर्ण। अब वर्ण के बारे में थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं, भाई वर्ण तो कलर के ऊपर भी हो सकता है, वर्ण कलर भी हो सकता है, वर्ण दूसरा सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। तो वर्गीकृत करना उस चीज को एग्जैक्ट एक चीज बोलना थोड़ा सा असंभव लगता है कि किस तरीके से किया गया होगा, पर जस्टिफिकेशन अलग अलग होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल था कि एक व्यक्ति ऋग्वेदिक काल में, जिसे हम अर्ली वैदिक बोलते हैं, अपना वर्ण बदल सके? यस, हेरिडिटी नहीं था। जो वेदांग है उस छठे वेदांग में ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब होता है तेरे अंदर की ईश की ज्योत, मतलब तेरे अंदर की ज्योत की ईश जिसे पता हो जाए कि तुम किस दिशा में जा सकते हो। कौन करता था, कहाँ करते थे? जब सीखने जा रहे हो तब तो सिखाता कौन था? गुरु सिखाता था। तो गुरु के पास उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि तुम किधर जा सकते हो। तो वहां से वो डिसीजन होता था कि भाई तुम बेहतर होगा तुम ये काम कर लो। तो ये वाला काम था। यस, इट वॉज पॉसिबल कि आप अपने वर्ण को बदल सकें, लेकिन लेटर वैदिक में भी बदला जाता था, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, खान पान के रेस्ट्रिक्शंस लगने लग गए थे। क्यों लगने लग गए होंगे? क्योंकि वो समाज ज्यादा पहले होमोजीनस समाज था, एक ही जैसा समाज था, एक ही ट्राइब के लोग थे। अब आप मल्टी ट्राइबल सोसाइटी के अंदर पहुंच गए तो हेट्रोजीनिटी बढ़ गई। तो प्यूरिटी इम्प्यूरिटी का काम, भेदभाव का काम, खान पान में, रहन सहन में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगने लग गए थे। ये बढ़ता चला जाएगा। अगला था हमारा बेसिस ऑफ सोसाइटी, यानी ये पूरा जो समाज बना है, समाज में ऊपर वाले जितने भी नाम है सब है, ये कैसे बटे थे? तो सबसे छोटा सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन होता था कुल। कुल क्या था? खानदान। ये कहावत है हमारे यहाँ, खानदान की बड़ाई उसके पानदान से देखी जाए। इन्हें जितना बड़ा उनका पानदान होगा उतना बड़ा खानदान होगा, वाला खेल है। कुल, कुल का हेड होता था कुलावा या कुलपति। अब कुल के अंदर क्या? कुल के अंदर क्या? बहुत सारे घर, फैमिलीज। कुल इस बड़ा नाम, कुल के अंदर ग्रह, तो घर को देखने वाला गृहपति। गृहपति। अब किस प्रकार का समाज? पुरुष प्रधान, पैट्रियार्कियल, प्राइमोजेनिचर इंग्लिश में शब्द है, यानी प्रथम पुरुष जो पैदा हुआ घर में वो हेड बनेगा। ये वाला काम था, प्राइमोजेनिचर। मेल डोमिनेंस था। इसके बाद बनता था गांव। तो 2-3 कुल से मिलकर गांव बन सकता था, एक ही कुल का गांव हो सकता था। ज्यादा हेट्रोजेनिटी नहीं है, होमोजीनियस सोसाइटी है, एक जैसा है। तो गांव जो गांव आज का, विलेज आज का, वो ग्राम कहलाता था, उसका हेड था ग्रामीण। और ये जनरली कौन होता था? ये जनरली वो व्यक्ति होता था जो वानप्रस्थ वाले स्थिति में आ चुका हो, जो समाज के लिए काम करने लगा हो। मैं तुमको कोरिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ वहाँ पढ़ाई है उसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि वो नया एडिशन है, ये पुराना है। और इसी वजह से रिवाइज नोट्स हैं, ये नोट्स इसीलिए रिवाइज किए गए कि यहाँ से वैदिक और लेटर वैदिक पे रहूँगा। अगला जो पार्ट था मेरा, इससे बड़ा
जो सारे समाज का होता था उसे कहते थे विस। वहीं से निकला है विश और वहीं से निकला है वैश्य समाज। वैश्य समाज इज द कॉमन समाज, आम जनता, आम जनता, द कॉमनर्स। तो विस का हेड होता था विस्पति। अब जो विस्पति है ये एक पर्टिकुलर एरिया का हो सकता है। अब यहां पर रेशियल कंडक्ट है, रेस है, आर इज अ रेस जो धीरे 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 अलग अलग जगह पे फैल गई। तो एक जगह जहाँ गांव, जैसे अगर आप किसी ट्राइबल बेल्ट में चले हो तो 3-4 मकान हो गए तो वो एक गांव हो जाता उनका, वो जो गांव का नाम लेते हैं। लेकिन वो टेक्निकल गांव तो नहीं है ना, ग्राम पंचायत वाला गांव तो नहीं माना गया ना। वो तो खूब सारों को मिलाएंगे जब पॉपुलेशन होगी तो विस इसी तरह का था। विस 2-4-5-6 गांव, 10-20 गांव, 50 गांव, ऐसा एक इलाका था। इससे भी तो बड़ा था समाज, एक ही रेस है भाई। इंडिया के आर्यंस हो सकता है समाज में जाके मिलने जाते हो कैस्पियन सी के आर्यंस से या टर्की के आर्यंस से, तो वो समाज तो एक ही था। तो उसके ऊपर कौन सा हिस्सा था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो राजन्य के अंडर में रहता था विस्पति। अब राजन्य कौन, तो कह सकते हो कि उसी विस के अंदर जो हेड वॉरियर था वो राजन्य था, उसी विस में, या राज्य अलग था। सो नेशन ऑफ पीपल, विस क्या हो गया, नेशन ऑफ पीपल। अब इससे बड़ा जो होता था वो था जन या गण। जन, गण, ये शब्द जो है ये कॉमन है। ग्रीक में इसको जीनोस बोलते हैं, रोमन में जेंस बोलते हैं। गो पे भी बुलाया जाता है। तो जन पद, जन पद, जन कॉमन, सारी जनता, जन से जनता है। आज के शब्दों में अगर खेर फेर देखोगे तो जन से जनता दिख रही है। अब वहीं पर जब लेटर वैदिक पीरियड में आए, अभी आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, समझना आप, यहाँ पे नेशन है, राष्ट्र है, नेशन है, नेशन ऑफ पीपल, नेशन ऑफ बिलोंगिंगनेस विद कल्चर, आइडेंटिटी है, लेकिन राज्य नहीं है। अब आप सेटल हो गए लेटर वैदिक पीरियड में, और अब एक जन दूसरे जन के साथ मिल गया, दूसरा जन तीसरे जन के साथ मिल गया, और इनका जो पहले था हमारा बंदा राजन्य, वो राजन्य परमानेंट क्षत्रिय क्लैन के पास चला गया, और क्षत्रिय शब्द निकला क्षत्र से, छत्र से भी कह सकते हैं। उस पर टेम्पोरल अथॉरिटी होती है, सिग्निफाइंग द अथॉरिटी ओवर लैंड। भाई हमको घास का मैदान चाहिए, जानवर चलाने हैं, जाइए आप लेकर आइए, आपका काम वही है। तो वो युद्ध करने जाएगा, वो जीतेगा उसको, तो जिसने जीता उसका क्षत्र। अब आप आओगे, बसोगे उसके अंदर, बोले जीता तो मैंने था। राइट टू प्रॉपर्टी आ गया, एसोसिएशन आ गया, और यहां से राष्ट्र जन्म लेने लग जाता है विद टेरिटोरियल आइडेंटिटी। पहले भी राष्ट्र है, पहले वाला भी राष्ट्र है, वो नेशन है, ये राज्य वाला हो गया। अब आप सेटल होने लग गए, तो अब आप एक ही जगह के आसपास के इलाकों से बातचीत करोगे, आपके परमानेंस आने लगेंगे। अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपकी जेनरेशन के अंदर आप लौट के वापस ना आओ, तो जिधर से निकले हो उससे जो भी पड़ोसी अड़ोसी मिला उससे संबंध एक ही बार का बनना है। लेकिन जब आप सेटल हो जाते हो तो उन्हीं के साथ रहना है। अगर आप जीभ हो तो आप 32 दांतों के बीच में रहोगे, और अगर आप दांत हो तो एक जीभ के साथ रहोगे, कुछ भी हो सकते हो ना आप। चलो, अब यहाँ किनशिप की बात है, बराबरी वाला संवाद, यानी इस पूरे समाज के अंदर किस तरह से बराबरी फैल रही थी। तो प्रोमिनेंट हुआ करती थी, कहाँ, वैदिक में सब बराबर है। लेकिन धीरे धीरे भेदभाव, ऊंच नीच लेटर वैदिक में
बढ़ने लग जाता है। रहते कहाँ थे, सवाल ये उठता है। तो शुरू में तो तुम लोग कह नहीं सकते क्योंकि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो कह सकते तंबुओं में रहते थे जैसे आज भी ट्राइब्स रहा करते नोमाड। सिंपल अर्ली सेटलर्स बनना चालू होते हो आप वैदिक पीरियड के अंदर। ओके, एक बार आवाज देख के बताना मुझे, एकदम खुटका हुआ है कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, या आप बता दीजिए आवाज आ रही है नहीं आ रही, जो भी देख रहा है। अभी अभी लाइव में पुराना मंदिर, हाँ खरखर आ रही क्या? नहीं तुम्हारे उसमें नहीं, इसमें से तो इसकी आवाज में मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। प्रॉपर है आपका फोन ही वाइब्रेट कर रहा है, मेरी इसमें प्रॉपर आ रही है। तुम्हारे ठीक है, अब चलने दो, आप चेंज नहीं कर रहा। ओके, विलेज टाइप कैसे थे? तो सेमी नोमाडिक लाइफ स्टाइल थी, तो वैसे गांव थे तंबुओं वाले, आज यहाँ कल वहाँ परसों जने गांव। अर्ली सेटलर जब बनने लगे तो इन लोगों का आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जब मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि जो कायथा कल्चर था, मालवा कल्चर था, इसके बाद वाले पार्ट में हम आते हैं तो ये लोग जो घर का फर्श होता था उसे कूटते थे, कूट के बनाते थे, लकड़ी लगाते थे, लकड़ी हो गया, सरकंडा हो गया या पतली रीड लगा दी, उसके आसपास दोनों तरफ मिट्टी लीप देते थे। ऐसे घर आज भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो घर नहीं बनते, अब बिल्कुल नहीं बनते, अब ज़रूर कुछ लोग पक्के बना लेते हैं, लेकिन कई जगहों पे वैसे घर आज भी मिलेंगे। तो ये घर का तरीका होता था। अब घर आसपास, घर किसके पास होगा? तो सबसे पहले गृहपति का, हो सकता है एक ही घर हो, 2-4 घर का गृहपति हो, पॉसिबल है, बड़ा परिवार है। फिर इनकी कुल होंगे, फिर गांव, हो सकता है उस कुल का ही गांव हो, जहाँ सेटल हुए वो कुल का ही गांव। अगला जो काम था इसमें ख़ास तौर पे हमें मिलता क्या है और इसके एविडेंस के सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? हस्तिनापुर एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है जिसकी खुदाई से हमें PGW मिलता है। अब हस्तिनापुर ख़ास तौर पे मैंने नाम क्यों लिया है, इसको हम हिस्ट्री में पढ़ के बता देंगे कि हस्तिनापुर एज पर से क्यों, क्योंकि 10 राजन लड़ाई के बारे में चर्चा होती है और उसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग जगह जाके सेटल होते हैं। तो वो जो सेटलमेंट हुआ है वो हस्तिनापुर में हुआ है। तो हस्तिनापुर में जब आप खुदाई करते हो तो जिस तरीके की पॉटरी मिलती है वो है PGW। तो आर्यंस आर एसोसिएटेड विद PGW कल्चर। जहाँ जहाँ आपको एक जैसे मृद भांड मिलेंगे, पॉटरी मिलेगी, वेयर्स, PGW ये है। संगोल पंजाब लेटर वैदिक पीरियड में, संगोल पंजाब, यहाँ पे 2 तरीके की पॉटरी मिलती है, एक है PGW और दूसरी है NBPW। NBPW बाद वाले लोगों की है जो महाजनपद से एसोसिएशन रखता है। तो यहाँ ट्रांजिशन दिखता है कि वैदिक इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू महाजनपद। देखिए वैदिक के अंदर पीपल सेंट्रिक है, जनता के बारे में, व्यक्ति के बारे में, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, लेकिन महाजनपद इज पॉलिटिकल। तो राष्ट्र से राज्य ये ट्रांजिशन है, इसलिए सवाल यहाँ पे फंसते हैं कई बार। क्या हुआ, इनने तो पूरी चित्रकारी कर दी। पिंक कलर का है यूज करते हो मार्कर में तुम लोग यार, इतना गाढ़ा गाढ़ा आंखों में चुभता नहीं हो। हाँ चलो, खाते क्या थे? एक खेल है यहाँ पर, देखिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि किस इंडियन स्कॉलर ने क्या कहा है उसके ऊपर, विवाद है राइस का। अर्ली वैदिक में 100% व्हीट था, कोई स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि इसमें राइस भी था, बाद वाले में राइस था। व्हीट ठंडे इलाकों में होता है, राइस गर्म इलाकों में होता है,
तो अगर ऋग्वेदिक काल में व्हीट अकेला है तो वो क्लियर डिनोट कर रहा है कि आप ठंडे इलाके से मूव करते हुए आए। बाद में आप आए कहाँ, तो सेटल हो गए। बार्ले था, बीन्स थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, गन्ना भी था, लेकिन गन्ना जो है वो गर्म है। अर्ली वैदिक में गन्ना गर्म इलाके का है, हो सकता है ठंडे में थोड़ा बहुत मिलता रहा हो। ब्रेड, रोटी बनाते थे या केक बनाते थे आटे का। मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। ऑक्स, शीप, गोट खाई जाती थी, फ्लैश। ऑक्स, अब आप बोलो भैया ये तो ऑक्स तो हमारा गोवंश में आ गया। इसकी बलि भी होती थी, स्पेशल बलि है, और बलि जब भी होती थी तो बलि का मांस खाया जाता था उस प्रकार से। ऐसा वाला नहीं, लचगरी वाला कि आज बिना आलू के तो खाना बनता नहीं, बिना टमाटर के, बिना हरा मिर्ची, हरा धनिया, प्याज कुछ घरों में नहीं खाते। ये तो वैसा वाला नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड है। अगर आप पढ़ोगे तो मानव बलि भी मिलती थी। 1 साल तक एक पुरुष को रखा जाता था और फिर 1 साल बाद उसकी बलि होती थी। ये पढ़ने पर पता चलता है, ये जो अपन कॉमन जो बुक्स पढ़ते हैं अपने यहाँ PSC वाली, उसमें नहीं मिलता। सो ऑक्स, शीप, गोट फ्लैश के लिए। हॉर्स को भी मारा जाता था, उसकी बलि दी जाती थी और उसका नाम था अश्वमेध। ये पूरा यज्ञ होता था, फिर वो भी प्रसाद के तौर पर खाया जाता था, वो वाला काम। बैरन काउज सेक्रीफाइस की जाती थी, जो जन्म नहीं देती गाय, उन्हें वासा कहते थे, VASAS, वासास। सुरा नशे वाली ड्रिंक हुआ करती थी। सोम सेरेमोनियल था, सोम सुरा, सुरा सोम। लेटर वैदिक में राइस का इंट्रोडक्शन हो जाता है, काऊ का सेक्रीफाइस डिक्लाइन पे चला जाता है। अथर्व वेद इस समय आ जाता है और वो डिजीजेस को मेंशन करता है। अलग अलग डिजीजेस का मेंशनिंग है। क्या कौन सी? कंजम्पशन, टीबी, डिसेंट्री, अल्सर, हेडेक, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां उस समय थी। तो अगर आज इसकी दवा तुम, हेडेक की दवा तुम पेनजॉन खाने जा रहे हो या एनासिन या कौन सी तो भी सिन खाने जा रहे हो, पता करो वैदिक पद्धति से हेडेक का इलाज क्या था, पता करो, वो ज्यादा अच्छा होगा, नेचर बेस होगा, आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद से निकला। आयुर्वेद। ड्रेस क्या थी, कपड़ा क्या पहनते थे, तो जनरली एक ही तरह का पहनावा दोनों का हुआ करता था, ज्यादा अंतर नहीं था। अपर गारमेंट को अति वस्त्र बोलते थे, जो ऊपर पहना जाता था, और नीचे जो गारमेंट पहनते थे उसे भाषा बोलते थे। अंडर गारमेंट नीवी कहलाती थी, ये महिलाओं के लिए हुआ करता था, और डांसर्स एम्ब्रॉयडरी करे हुए कपड़े पहनती थी, उसे पेशास बोलते थे। मैरिज ब्राइडल गारमेंट भी होता था, उसका मुझे नाम उस समय नहीं मिला था, जिस समय नोट्स बने थे तो लिखा नहीं, उसका भी नाम होगा। अब होता यह है कि जब आप लेटर वैदिक में पहुंचते हो तो यहाँ पर सिल्क मिलने लगता है। पहले सिल्क नहीं था, टर्बन आ जाती है, अंडर गारमेंट मिलने लगते हैं, ओवर गारमेंट मिलने लगते हैं, कपड़े के ऊपर भी कपड़ा, शूज मिलने लगते हैं। तो लिटरेचर किन किन का बोलता है, यहाँ पर नाम आता है डॉक्टर RS शर्मा का। RS शर्मा बोलते हैं कि कॉटन नहीं था, बाकी सारे चीज़ थी, और दूसरे लोग बोलते हैं कॉटन भी था। कॉटन क्यों नहीं था? RS शर्मा के हिसाब से वो ठंडे इलाके से आए थे, ठंडे इलाके में कॉटन नहीं होता। ये खेल, तो 2 चीज़ें हो गई, पहली क्या हो गई, कॉटन, दूसरा हो गया राइस। ये भी जस्टिफाई करता है कि आपका मूवमेंट किस इलाके से हो रहा है। देन मटेरियल हो गया, सॉरी, ऑर्नामेंट, तो ईयरिंग, फिंगर रिंग, आर्मलेट, नेकलेस। एक नाम बोला है उन्होंने, जो हेड्रेस ये ऊपर सर पे दुल्हन पहनती थी, उसको कहते थे कुरीरा। दूसरे ऑर्नामेंट्स के नाम होते थे निष्का, रकमा, मनी। निष्का बाद में गोल्ड का कॉइन की तरह करेंसी के तौर पे यूज होगा,
रकम वहीं से चलता है। तो बेसिकली वो क्या है, वो गोल्ड टुकड़े हैं, एक शेप एक साइज के बना दिए जाते थे। निष्का थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग होता था। अब वो आपने पहन के रखा है, तो वो पहन के क्यों रखा, वो पोजीशन है, ये निकाला, ये ले भैया इतने में, तो यू आर कैरिंग मनी विद यू। वो करेंसी नहीं थी, वो प्योर मनी है। मेटल की कीमत हुआ करती थी और उस कीमत के हिसाब से आप दूसरी चीज़ों को बार्टर कर सकते थे, ये वाला काम। देन मीडियम में जो मेटल था, गोल्ड, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। लेटर वैदिक पीरियड में सिल्वर इंट्रोड्यूस होता है। सिल्वर इज इंट्रोड्यूस्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। बाल कैसे रखते थे, तो तेल भी लगाते थे, कंघा भी करते थे, प्लेट्स भी बनाते थे, ब्रेडेड भी होती थी। औरतें लंबे बाल रखती थी, पुरुष छोटे बाल रखा करते थे, मूछें भी रखते थे, बिना मूछ के दाढ़ी भी रखते थे, कुछ क्लीन शेव भी रहते थे। तो ऐसा कुछ वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट की सबकी दाढ़ी मूछ होगी। आजकल फैशन है दाढ़ी मूछ का, हमने तो पहले ही हमने फैशन निकाला, बाकी सब क्लीन शेव थे। जो जब वो सॉल्ट एंड पेपर लुक हुआ करता था 6-7 साल पहले, अब तो पूरी नमक नमक हो गई, काली मिर्ची इधर इधर बची थोड़ी सी। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट किस तरह का था, जनरली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है रोड का अर्ली वैदिक में। तो हम लोग क्या है, जहां जहां पे आपको एविडेंस मिलता जा रहा है कि आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी, रोड नहीं पता है कि परफेक्टली यही रास्ते पे चले थे तुम। देन ऑक्सन थी, बैल थे, घोड़े थे इनके पास, चैरेट्स थे इनके पास जिनसे ये आए जा सकते थे। एंटरटेनमेंट में चैरेट रेस थी, हंटिंग थी, गैम्बलिंग थी, डाइसिंग थी, डांसिंग था, म्यूजिक था। म्यूजिक दोनों तरीके का होता था, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, और इसी का हमको बेस मिलता है सामवेद से। बेस कहाँ से आ रहा है, जो एविडेंस ये यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे वैदिक हैं, या ऋग्वेद में से हैं या बाकी तीनों वेद में से। अगला है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन के लिए उपनयन संस्कार होना जरूरी होता था, इनिशिएशन ऑफ स्टडीज होता था। पॉपुलर शुरू में नहीं होता था, पिता इनिशियल एजुकेशन घर पे कराता था और कुछ बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को वो गुरुकुल भेजता था। मेन लक्ष्य था दिमाग का और कैरेक्टर का विकास और शारीरिक विकास। तो वहां पर वो फाइट भी सिखाते थे, मार्शल आर्ट्स भी सिखाते थे, बहुत सारी, यानी कंप्रीहेंसिव एजुकेशन हुआ करता था। आजकल तो वो पीटी तो, हाँ मतलब पीटी के अंदर तो क्या पीटी करते हैं बस। अगली चीज इसके अंदर देखिएगा, जब लेटर वैदिक आता है तो चैरिट रेस कन्वर्टेड इनटू हॉर्स रेस। इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिट रेस कम हो गया, हॉर्स रेस बढ़ जाता है। और वहीं पर एजुकेशन के अंदर संस्कृत लैंग्वेज कॉमन लोगों की नहीं रही। लेटर वैदिक पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज कॉमन लोगों के हाथ से निकल गई। पहले तो सब संस्कृत में ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही होमोजीनिटी है। अब आप ऐसे समाज में पहुंच गए जहां पर हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे मीडियम हमारा इंग्लिश मीडियम है क्लास का, और क्लास की इंग्लिश मीडियम में मैं समझा रहा हूँ हिंदी में, और वो भी प्योर हिंदी नहीं है, प्योर शब्द ही इंग्लिश का है, न मैं पीवर मालवी में बोल सकूं। हम हिंदुस्तानी में बात करते हैं, हिंदुस्तानी अच्छे से समझ में आती, बट सरकारी है पेपर में तो अंग्रेजी लिखना न हिंदी लिखना, तो वहाँ भाषा का इस्तेमाल चाहिए। तो ये संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था आश्रम में। उपनयन कॉमन हो गया, 12 साल की उम्र में भेजा जाता था। जब स्टडीज हो जाती थी तो गुरु दक्षिणा मिलती थी। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है 700 BC के अंदर स्क्रिप्ट चालू हो गई, लेकिन अगर पहले वाले पेज के नोट्स में देखोगे तो 500 BC पे रिटर्न आने लगा। मतलब ये है कि लिख तो दिया था, अर्लीस्ट एविडेंस आपको मिलता है उस समय का, उसके पहले की चीजें गायब हो गई। हिस्ट्री सर्वाइव करना 1000, 2000 साल, 2500 साल मुश्किल काम होता है। आर्म ट्रेनिंग दी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, लॉजिक सिखाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती थी, ग्रामर सिखाई जाती थी, मेडिसिन सिखाई जाती थी, लैंग्वेज, रिलीजन, फिलॉसफी,
महिलाएं एजुकेट की होने के लिए फ्री थी लेटर वैदिक तक भी, और खास तौर पे डांस, म्यूजिक और अपर कास्ट की खास तौर पे। ठीक है, आज हम यहाँ 1 घंटे की क्लास पे रोकते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। बर्थ, मैरिज, स्टेटस ऑफ महिला और क्या है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, रिलीजन और मध्य प्रदेश में वैदिक और लेटर वैदिक। कल की कक्षा के अंदर इस पे चर्चा होगी। आपने कुछ कहना हो तो कह दें। लाइव चैट इसको बंद कर दें।